कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को राजनीति विज्ञान का पाठ 15 लोकतंत्र में जन सहभागिता कराने जा रहा हूं। देखिए लोकतंत्र में कैसे जन सहभागिता होती है, इसी के बारे में आज बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं वोटिंग मशीन जो आज की चल रही है, वो ये दी हुई है आपको। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये, और इसमें चुनाव चिन्ह यहाँ पर बने हुए होते हैं और यहाँ पर बटन दबा करके अपना वोट डालना होता है। तो ये मशीन चूंकि आधुनिक मशीन है, इसी पे सबसे ज्यादा काम होता है। तो जन की सहभागिता इसी पर ही होती है, यहीं से वोट डाल करके अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, जो महिलाएं वोट डालने के बाद जो है इनके हाथों में मतदाता पहचान पत्र और उंगलियों पर लगे निशान पर ध्यान दें। ये वोट डाल करके आ रही है, उसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डाल करके ये बाहर निकली गई है। अब यहाँ पर जो है महिलाओं जो है क्या करती हैं, महिलाओं को विधायिकाओं में 33% आरक्षण की मांग को लेकर के एक रैली निकाली गई है, जिसमें इस चीज की एकजुट होकर के इस चीज को लागू करने की मांग की जा रही है। चलिए देखते हैं आगे कुछ मुख्य अंश इस बात के। तो सबसे पहले है, जिस राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का बहुमत होता है उसकी ही सरकार बनती है। हमारे देश में औसतन 60% लोग मतदान करते हैं। मतदान में महिलाओं की भागीदारी कम रहती है। वर्तमान समय में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 8 है। विशेष समूहों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करते हैं दबाव समूह। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। दबाव समूह का उद्देश्य नीति निर्माताओं को प्रभावित करना होता है। दबाव समूह और जन आंदोलन से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है। सन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बच्चों ये सन याद कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। संसद द्वारा हिंदू कोड बिल पास कराने में महिला दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संचार के माध्यम शासन के कार्य में जनता की सहभागिता बढ़ाते हैं। जन लोकपाल बिल बनाने में मीडिया का उपयोग किया गया। राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग करता है। सन 1977 में सबसे कम महिलाएं जीत पाई। मतदाता जागरूकता की कमी के कारण मतदान करने नहीं जाते। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न हो तो जनता की शासन के कार्यों में अरुचि बढ़ेगी। स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदाता का प्रतिशत अधिक होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में अल्पसंख्यक वर्ग के 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। एशियाई देशों में पाकिस्तान की संसद में सबसे अधिक महिलाएं हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। चलिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही लोकसभा चुनाव 1952 से 2004 तक का मतदाता में जन सहभागिता दी हुई है। तो 52 में दिया हुआ है कितने मतदान जो है 61.2% है। मताधिकार का प्रयोग 10.60 करोड़ किया गया। कुल पंजीकृत मतदाता जो थे वो 17.93 करोड़ थे। इस तरह से ये पूरा का पूरा एक विवरण सा दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ करके फिर आगे प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो चलते हैं हम उत्तर की तरफ ही। इसे पढ़ने में बहुत समय लगेगा बच्चों, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न है, 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में से करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया, जबकि 2004 में करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। तो बच्चों ध्यान रखना, ये तो है 10.60 करोड़ और ये जो है 38.99 करोड़। तो क्या मतलब उत्तर ये है आपका 10.60। ये उस लिस्ट में दिख जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, किस चुनाव में सबसे अधिक और किस चुनाव में सबसे कम प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले? तो उत्तर है, सबसे अधिक प्रतिशत मतदाताओं के वोट जो है 1984 में 63.56% और सबसे कम प्रतिशत मतदाताओं ने वोट जो है 55.29% वर्ष 1971 में डाले गए। अगला प्रश्न है, 1989 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अचानक क्यों बढ़ गई? तो उत्तर है ये 1889 में मतदान की आयु संविधान संशोधन करके 21 से 18 वर्ष कर दी गई।
इससे देश में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अचानक बढ़ गई। प्रश्न है, तालिका में महिला और पुरुष मतदान के बीच तुलना करें और बताएं कि इस अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उत्तर है ये, महिला और पुरुष मतदाता मतदान के बीच मतदान का अंतर लगभग 10% से कम ही रहा है। इस अंतर के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे चलते हैं हम। महिलाओं की सहभागिता शासन के कार्यों में कम रही है। नंबर 2, महिलाएं मतदान में कम हिस्सा लेती हैं। नंबर 3, महिला शिक्षा का स्तर भी अभी बढ़ा नहीं है। नंबर 4 है, महिलाओं के मतदाता को परिवार में आवश्यक नहीं समझा जाता। नंबर 5, अभी भी महिलाएं संकुचित वृत्ति के कारण कहीं कहीं राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेती है। अगला प्रश्न है, मतदान प्रतिशत में उतार चढ़ाव की स्थिति के क्या कारण हो सकते हैं, पिछले अध्याय के आधार पर विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, मतदान प्रतिशत में उतार चढ़ाव की स्थिति के प्रमुख कारण इस प्रकार है। नंबर 1, उम्मीदवारों की नीतियों का जनमानस पर प्रभाव। नंबर 2, देश हित के खतरे की आशंका। नंबर 3 है, मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता। नंबर 4 है, सरकार के कामकाज और वायदे। प्रश्न अगला, बताए गए मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कौन से तत्व आपके क्षेत्र में मतदान को प्रभावित करते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, हमारे क्षेत्र के मतदान को प्रभावित करने वाले तत्व लगभग बताए गए तत्वों के समान ही हैं। कुछ भिन्नता इस प्रकार है। नंबर 1, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव। नंबर 2, नीतिगत बातों के स्थान पर लुभावना तोहफा। नंबर 3, स्थानीय समस्याओं के समाधान की पहल। नंबर 4, उम्मीदवारों के निजी गुण। और नंबर 5 है, क्षेत्रीयता का प्रभाव। प्रश्न है, जातिवाद मतदान को कैसे प्रभावित करता है, शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, जातिवाद मतदान को प्रभावित करता है, वह इस प्रकार है। नंबर 1, कुछ क्षेत्रों में जाति विशेष के लोगों का ही प्रशासन में प्रभाव रहता है। नंबर 2, कभी कभी योग्यता न हो तो व्यक्ति जाति को आधार बनाकर मतदान करता है। नंबर 3, एक समुदाय विशेष के हित की बात हो तो जाति को आधार बनाकर ही मतदान होता है। निम्नलिखित तालिका को चर्चा के बाद पूरा करें। तो सबसे पहले स्थानीय निकायों के चुनावों को प्रभावित करने वाले तत्व, और फिर है ये विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व, और फिर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। तीनों को बताने हैं। तो ये उत्तर है बच्चों, स्थानीय निकाय के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व, और ये विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, और इधर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। एक एक चल के देखते हैं। इसमें सबसे पहले वाले में देखते हैं, स्थानीय समस्याएं जो होती है, बिजली है, पानी है, सफाई और कर होते हैं। इसमें कर्मगत समस्याएं होती है, जैसे वेतन होता है, पेंशन होता है, भत्ते होते हैं, प्रमोशन होते हैं। और इसमें क्या होता है, नई नीति की आवश्यकता होती है। नंबर 2 में आता है आवास सुविधाएं, यातायात आता है इसमें, और इसमें क्या आता है, नीतिगत बातें, शिक्षा और परीक्षा, रोजगार आता है, और इसमें जो है परिवर्तन की चाह होती है। नंबर 3 में दल विशेष की अपेक्षा होती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है अगला है, लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी है, वर्ष दिया हुआ है, महिला उम्मीदवारों की संख्या दी हुई है इसमें, और कुल उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत दिया, महिला सांसदों की संख्या दी हुई है, और महिला सांसदों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1951 में तो था ही नहीं कुछ, 1957 से चला है, 45% है, यहाँ 3 है, और यहाँ 22 है, और यहाँ 4.5 है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, 1998 तक का दिया हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये 2014 तक का इसमें दे दिया गया है। अब इसके कुछ प्रश्न है, इसके कुछ उत्तर है, चलो देखते हैं। पहले प्रश्न 8 है, एक आदर्श संसद में कितने प्रतिशत महिला सदस्य होने चाहिए। तो उत्तर जो है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। एक आदर्श संसद में 33% महिला सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, उस आदर्श के अनुरूप लोकसभा में कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए। तो उत्तर है ये, उस आदर्श के अनुरूप लोकसभा में 182 महिला सदस्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में 66 महिला सांसद हैं। प्रश्न है, 1957 से लगातार महिला सदस्यों की संख्या और उनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, पता कीजिए।
उत्तर है शासन के कार्यों में रुचि बढ़ने, शिक्षा का प्रचार प्रसार होने और राष्ट्रीय स्तर के कार्यों में जाने की इच्छा के कारण महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। अगला प्रश्न है, किस चुनाव में सबसे कम प्रतिशत महिलाएं जीत पाई, उसका क्या कारण रहा होगा? तो उत्तर है सन 1977 के चुनाव में सबसे कम प्रतिशत महिलाएं जीत पाई। उसका कारण तत्कालीन आपातकाल का प्रभाव विशेष था। प्रश्न है, आपके विचार में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों की अधिक संख्या में खड़ा क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर है महिलाओं की कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक दलों या राजनीतिक कार्यों में विशेष रुचि नहीं होने के कारण राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को अधिक संख्या में खड़ा नहीं करते हैं। प्रश्न है, इन सब बातों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उचित होगा? तो उत्तर है ये वर्तमान समस्याओं, नीति, आज की समाज की आवश्यकता को देखते हुए लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना उचित होगा। प्रश्न है, यदि महिला सांसदों की संख्या 50% हो जाए तो समाज और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? उत्तर है समान सहभागिता के कारण समाज में स्त्रियों का महत्व बढ़ेगा, कार्यों की गति में तीव्रता, सुगमता और रोचकता होगी। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख में पढ़कर बताइए कि किस देश की संसद में सबसे अधिक और सबसे कम महिलाएं हैं। तो ये विभिन्न देशों की महिला सांसदों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे कम देखो बच्चों, तो भारत ही दिखाई दे रहा है मुझे, और सबसे अधिक जो है ये दक्षिण अफ्रीका दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे, तो चलिए इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। तो ये उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक और भारत में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम है। प्रश्न है, दक्षिण एशियाई के देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में से किस देश की संसद में सबसे अधिक महिलाओं की उपस्थिति है? उत्तर है दक्षिण एशिया के देशों में पाकिस्तान की संसद में सबसे अधिक महिलाएं हैं। प्रश्न है, कर्नाटक के किसानों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए? तो उत्तर है ये कर्नाटक में 30,000 हेक्टेयर पशु चारागाह की जमीन कर्नाटक पल्ववुड कमेटी को दी गई। कमेटी ने उस पर नीलगिरी के पेड़ लगाए। किसानों, पर्यावरण शास्त्री और लेखकों ने विरोध किया। सरकार ने कुछ नहीं सुनी। किसानों ने आगे भी कदम उठाया। नंबर 1 न्यायालय की शरण ली। नंबर 2 सत्याग्रह किया। नंबर 3 उखाड़ो और रोको की नीति बनाई। नंबर 4 नीलगिरी के पेड़ उखाड़कर लाभप्रद पौधे लगाए। नंबर 5 सरकार को झुकना पड़ा तथा कंपनी का ठेका रद्द हुआ। प्रश्न है, आपके क्षेत्र में क्या आपने किसी दबाव समूह का द्वारा सरकार के किसी कार्य का विरोध करते हुए देखा है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है हमारे देश में पर्यावरण और जन जागरण समूह ने सरकार की पर्यावरण सुरक्षा नीति का विरोध किया। स्पंज आयरन कारखानों की चिमनियों को ऊंचा उठाने और काले धुएं के बचाव का प्रयास अभी भी चल रहा है। तो प्रश्न है अगला, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, वहां के कुछ महिला दबाव समूहों के बारे में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों हमारे क्षेत्र में महिला दबाव समूहों में पारिवारिक समस्या समाधान, बलात्कार समूह, विरोध समूह, दहेज विरोधी संगठन, भाषागत महिला संस्थागत मुख्य हैं। प्रश्न है, मजदूर संगठन या किसी व्यवसायिक संगठन के दफ्तर में जाकर उनके काम के बारे में पता कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। तो उत्तर है ये मजदूर संगठन के दफ्तर और कार्य। नंबर 1 है संगठन के सदस्य। नंबर 2 प्रमुख कार्य। नंबर 3 संगठन की मान्यता। नंबर 4 संगठन की योजना। नंबर 5 भावी उद्देश्य। व्यवसायिक संगठन के दफ्तर और कार्य देखते हैं क्या। नंबर 1 है व्यवसाय का स्वरूप। नंबर 2 रजिस्ट्रेशन। नंबर 3 व्यवसाय प्रमुख की जिम्मेदारी। नंबर 4 है व्यवसाय संगठन के अधिकार और कार्य। नंबर 5 व्यवसायिक संगठन की भावी योजनाएं। नंबर 6 समाज को योगदान। प्रश्न है, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर बच्चों ये लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार निम्नलिखित उद्देश्यों के कारण आवश्यक है। नंबर 1 समान हितों की पूर्ति। नंबर 2 शासन से वार्ता। नंबर 3 कार्यों में सुगमता। नंबर 4 संगठन से विकास। नंबर 5 प्रशासनिक पहुंच। नंबर 6 संगठन की पहचान से जनहित। लोकतंत्र की सफलता का आधार संगठन है। जबकि संगठित होकर किसी मुद्दे पर चर्चा किया जाता है तो सरकार पर उसका प्रभाव पड़ता है।
पर्यावरण संगठन, शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन, महिला एवं बाल विकास संगठन। ये ऐसे हथियार है जो अपने संगठन के माध्यम से शासन के हितों की रक्षा करते हैं। आपके क्षेत्र में घटित ऐसी घटनाओं की सूची तैयार कीजिए जिसमें मीडिया की वजह से लोगों ने सरकार से कोई मांग की हो। उत्तर है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, स्मरण की भूल से रोकना, यातायात समस्या का समाधान, राष्ट्रों का विकास, स्वच्छता की आवश्यकता, पेयजल की पूर्ति, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की रोक। अगला प्रश्न है मीडिया के फायदे अधिक हैं या नुकसान अधिक हैं? अपने विचार दीजिए। मतलब फायदे अधिक है या नुकसान अधिक है, विचार बताना। उत्तर है मीडिया से लाभ हानि बराबर है, उसके सकारात्मक रूप पर ध्यान देना चाहिए। हमें दुष्प्रचार रोकने एवं स्वयं का उपाय करना चाहिए। चलिए उत्तर अगला प्रश्न है आपके जीवन में मीडिया ने किस तरह से प्रभावित किया? ऐसी कम से कम 2 घटनाओं की पहचान कीजिए। उत्तर है मीडिया से प्रभावित 2 घटनाएं। नंबर 1 स्पंज आयरन की धूल को रोकने सरकार को बाध्य। नंबर 2 यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए। अगला है ऐसे प्रभाव जो मीडिया की वजह से आपके जीवन में आए हों, वे क्या हैं? आप उनके लिए मीडिया को क्यों जिम्मेदार मानते हैं? तो उत्तर है मीडिया का प्रभाव। नंबर 1 स्वच्छता, नंबर 2 पेयजल, नंबर 3 कारारोपण में वृद्धि, नंबर 4 है शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक। तो मीडिया की जिम्मेदारी जन जागरूकता को बढ़ावा, नंबर 2 जनहित की भावना, नंबर 3 सामूहिक विकास। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया। तो प्रत्यक्ष रूप से अपनाया गया। बच्चों यहाँ पे प्रत्यक्ष लिखना है, ये प्रत्यक्ष रूप से अपनाया गया। चलिए अगला जो है भारत में वयस्क मताधिकार, ये 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार क्या है? 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। नंबर 3 है राजनीतिक दल किसी विचारधारा, यहाँ पे आएगा किसी विचारधारा, ये है किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन है। चलिए नंबर 4 देखते हैं चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण संस्था में होता है। तो कहाँ होता है? चुनाव आयोग। ये कहाँ होता है बच्चों? चुनाव आयोग में होता है। ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग में होता है। नंबर 5 पे देखिए लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य करता है। कौन करता है बच्चों? ये भी चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ही करता है। नंबर 6 है आपका राष्ट्रपति संसद में, लोकसभा में पिछड़ा वर्ग की बात पहले करते हैं भाई। यहाँ पे पिछड़े वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। नंबर 7 पे आ जाइए, यह है भारत में वयस्क मतदान का अधिकार है। नंबर 8 है संसद में महिला सांसदों का सर्वाधिक प्रतिशत देश में। तो कितना होना चाहिए बच्चों? ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। यहाँ लिखेंगे आप दक्षिण अफ्रीका। चलिए 9वां है राजनीतिक दलों से घनिष्ठ संबंध रखने वाले समूह संगठन कहलाते हैं। तो कौन से संगठन कहलाते हैं? दबाव संगठन कहलाते हैं। नंबर 10 है हिंदू वोट बिल पारित कराने में दबाव समूह की भूमिका थी। तो महिलाओं की थी। महिला दबाव समूह की भूमिका सबसे ज्यादा थी। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा अगला प्रश्न आ गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहले भारत में किसी व्यक्ति का मताधिकार कब समाप्त हो सकता है? तो कब हो सकता है? सी है जब न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।
नंबर 2 है निर्भया कांड के परिणाम स्वरूप 16 वर्ष की अवस्था के बच्चों को वयस्कों की भांति सजा का प्रावधान दिलाने में किसकी महती भूमिका रही है, मतलब किसकी ज्यादा भूमिका रही है ये बताना है। तो ये है जन आंदोलन की। नंबर 3 आ जाओ, मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई है। तो ये बताना है आपको किस संविधान में की गई है। तो ये है आपका 61वें उसमें की गई है संशोधन में। नंबर 4 है भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा है, कहाँ रहा है ये बताना है आपको। तो ये है आपका सन 2013 में। 5वें पे आ जाओ, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, लोकसभा में कौन है, तो ये है 84 है। 6वें पे आ जाओ, महिलाओं को 33 से लेकर 50% तक आरक्षण राजनीतिक संस्थाओं में प्राप्त हुआ है। तो ये है स्थानीय निकाय में। नंबर 7 है किस प्रकरण पर मीडिया द्वारा सरकार से अत्यधिक चर्चा रूपी आंदोलन में 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वयस्कों की भांति दंड का कानून बनाया गया है। तो यह है आपको निर्भया कांड पे। नंबर 8 है लोकतंत्र में जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है। तो ये आपका मतदान है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है, तो कौन सा मुख्य कार्य, जनमत का निर्माण करना। और नंबर 10 पे आ जाइए, व्यवसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ये है डॉक्टर है, शिक्षक है, कर्मचारी है, अधिकारियों के वर्ग का समूह आता है इसमें। प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो उत्तर है ये प्रत्येक 21 वर्ष के नागरिक स्त्री हो या पुरुष उसे शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न है राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है बच्चों ये राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य जनमत जागरूकता करना है। प्रश्न है भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो उत्तर है भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण देश की बढ़ती हुई आबादी है। अगला प्रश्न है मतदान व्यवहार का आशय समझाइए। तो उत्तर है मतदान व्यवहार का आशय मतदान के कार्यों की विधि, मतदान का उपयोग और मतदान की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो उत्तर है बच्चों मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है शिक्षा, नंबर 2 मतदाता जागरूकता, नंबर 3 क्षेत्रीयता, नंबर 4 जातिवाद, नंबर 5 मतदाता की अभिरुचि। बिना रुचि के तो कुछ नहीं होता है बच्चों में। प्रश्न है अगला लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता के कौन कौन से माध्यम है। तो उत्तर है बच्चों नंबर 1 संगठन, नंबर 2 हित समूह, नंबर 3 दबाव समूह और नंबर 4 है मीडिया। मीडिया सबसे सशक्त है बच्चों। प्रश्न अगला है भारत में जन प्रतिनिधित्व के कोई 6 मुख्य राजनीतिक संस्थाओं के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं इस पर है। तो उत्तर है बच्चों ये जन प्रतिनिधित्व की 6 मुख्य राजनीतिक संस्थाएं। नंबर 1 पर्यावरण संगठन, नंबर 2 शैक्षणिक संगठन, नंबर 3 पेंशनर संगठन, नंबर 4 महिला संगठन, नंबर 5 बाल कल्याण आयोग, नंबर 6 है राजनीतिक दल। प्रश्न है दबाव समूह और राजनीतिक दलों में मुख्य अंतर बताइए जिससे उनकी पहचान की जा सकती है। उत्तर है ये दबाव समूह का कार्य किसी वर्ग विशेष के हित के लिए शासन पर दबाव डालना है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। प्रश्न है अगला संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो उत्तर है बच्चों संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित है समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, रेडियो है, इंटरनेट है, मोबाइल है, व्हाट्सएप आदि है। ये मोबाइल में व्हाट्सएप ऐसे ही आ जाता है बच्चों। तो मोबाइल आज का सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम माना जाता है, हर एक के पास है। तो अगला प्रश्न है राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार किस शर्त पर प्राप्त होता है। उत्तर है लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसे ही सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रश्न है भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण लिखिए। तो उत्तर है ये जनसंख्या वृद्धि के कारण मतदाताओं की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है।
प्रश्न है लोकतंत्र में जन सहभागिता को समझाइए। तो ये उत्तर है बच्चों, जन सहभागिता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। जन सहभागिता के कारण ही जनता शासन के ऊपर दबाव बना सकती है। यदि जन सहभागिता न हो तो अधिनायक तंत्र विकसित हो जाएगा। प्रश्न है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न क्रमांक मैंने 8 में समझा दिया था बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई। तो उत्तर है ये शासन में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। अगला प्रश्न है मतदाता किन किन कारणों से मतदान नहीं करने जाते हैं। बच्चों ये बहुत जरूरी है, क्यों नहीं जाते जानना जरूरी है, उसको दूर करना चाहिए। नंबर 1 अशिक्षा, नंबर 2 जागरूकता की कमी, नंबर 3 उपेक्षित कुरीति, नंबर 4 आवागमन, नंबर 5 शासन के कार्यों में अभिरुचि। प्रश्न अगला है दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वालों की संख्या में अंतर क्यों आता है। तो उत्तर है बच्चों ये मतदाता अधिकार मतदान करने की आवश्यकता नहीं समझते, उनकी अशिक्षा, अरुचि, जागरूकता की कमी, आकस्मिक अड़चनों के कारण संख्या में अंतर आता है। कुछ लोग दूर होने के कारण भी वहां नहीं पहुंच पाते, ना गाड़ी का कोई साधन दिया जाता है ना ही कुछ, तो मतदाता बूथ तक नहीं पहुंच पाते। चलिए अगला प्रश्न है आपको राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है बच्चों राजनीतिक दल की विशेषताएं, नंबर 1 चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त, नंबर 2 विशिष्ट चुनाव चिन्ह, नंबर 3 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल और नंबर 4 है सत्ता के लिए संगठित। दबाव समूह की विशेषताएं, नंबर 1 है सरकार से मान्यता प्राप्त, नंबर 2 समान हितों की पूर्ति के लिए संगठित, नंबर 3 शासन पर प्रभाव डालना मुख्य उद्देश्य और नंबर 4 है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भिन्नता। प्रश्न है क्या कारण है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदाता 100% तक भी हो जाता है, जबकि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में जनहित सहभागिता 50% के आसपास ही होती है। उत्तर है इसके कई सारे कारण है। नंबर 1 है स्थानीय समस्याओं के प्रति रुचि, नंबर 2 है क्षेत्रवाद की भावना, नंबर 3 है सरकार से सीधा संपर्क और नंबर 4 है दैनिक जीवन की घटनाओं की समस्या, नंबर 5 है स्थानीय कार्यों में जनता को सीधा लाभ। उपरोक्त कारणों पर मतदाता पर प्रभाव पड़ता है, मतदान करने पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है सन 1984 में कर्नाटक में घटित हिचको आंदोलन ने किस प्रकार शासन को किसानों के पक्ष में निर्णय के लिए दबाव बनाया। इस घटना के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है ये इस घटना से दबाव समूह के प्रभावों का लोगों को पता चला, सरकारी नीतियों की पोल खुली, जन आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा, पर्यावरण की सुरक्षा हुई। प्रश्न है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार न हो तब लोकतंत्र में सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी। तो उत्तर है बच्चों ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार न हो तब निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे। नंबर 1 शासन के कार्यों में अरुचि बढ़ेगी, नंबर 2 महिला पुरुष समान मताधिकार न हो तो आधा वर्ग प्रतिनिधित्व से वंचित होगा और नंबर 3 जो है अधिनायक तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो उत्तर है बच्चों मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित। नंबर 1 जातिवाद, नंबर 2 धार्मिक मतभेद, नंबर 3 भाषावाद की समस्या, नंबर 4 क्षेत्रीयता की भावना, नंबर 5 उम्मीदवारों के प्रदत्त प्रलोभन, नंबर 6 सरकारी कामकाज, नंबर 7 परिवर्तन की भावना, नंबर 8 संचार साधन। प्रश्न है किस दबाव समूह का शासन व राजनीतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का शासन एवं राजनीतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बना और यह सन 1920 का संगठन है। यह सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने वाला दबाव समूह है। अब आता है फिर से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 व्यस्क मताधिकार की वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु को जानना बहुत जरूरी है बच्चों, तो 18 वर्ष है। नंबर 2 है आदर्श संसद में महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 33%। और सन 1977 के मतदान का प्रभाव पड़ा।
कैसा पड़ा है बच्चों? तो ये पड़ा है आपातकाल का प्रभाव पड़ा था। नंबर 4 है मीडिया की जिम्मेदारी होती है। क्या होती है बच्चों? जन जागरूकता की जिम्मेदारी होती है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर ली जाती है। क्या करना है इसमें? नंबर 1 है राजनीतिक दल पर आधारित होते हैं। किस कहते हैं? किसी विचारधारा पर आधारित होते हैं। यहाँ लिखना है आपको किसी विचारधारा। चलिए, नंबर 2 है लोकतंत्र में राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? जनमत निर्माण होता है। ये जनमत निर्माण। अगला है नंबर 3, जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है। क्या है माध्यम भाई? मतदान है। अगला है नंबर 4, हिंदू कोड बिल पारित करने में दबाव समूह की भूमिका थी। तो कौन था इसमें? महिला थी। इसमें महिला दबाव समूह की भूमिका थी यहाँ पे। चलिए, उचित संबंध जोड़ देते हैं। संबंधित हमेशा जोड़ा जाता है बच्चों। ये अ दिया हुआ है खंड अ और ये खंड प दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे चलते हैं। डॉक्टर, शिक्षक और कर्मचारी किस चीज से जोड़ते हैं बच्चे? ये व्यवसायिक हित समूह है। ये वाला ये नंबर 1 हो जाता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं नंबर 2 है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों पंजीकरण चुनाव आयोग हो जाता है। ये नंबर 2 है बच्चों। इसके बाद है ट्रेड यूनियन संगठन। नंबर 3 है ट्रेड यूनियन संगठन। ये सन 1920 की बात है, तो ये नंबर 3 हो जाता है। और नंबर 4 है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है वो जन मत जागरूकता को जाता है। ये नंबर 4 हो गया। और मीडिया से हानि क्या है? दुष्प्रचार होता है, यानी कि ये बड़ी दुखद घटना होती है हमारे लिए। नंबर 5 है ये। चलिए, आगे देखते हैं जरा क्या है ये। प्रश्न है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में भी बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है। चलिए, देखते हैं क्या हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। ये बच्चों बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 2 है स्थानीय निकाय के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हो सकते हैं? तो उत्तर है ये स्थानीय निकाय के चुनाव पर स्थानीय समस्याओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसमें बिजली, पानी, आवास, सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रश्न 3 है संसद में महिला सदस्य कितने और क्यों होने चाहिए? तो उत्तर है बच्चों ये संसद में 33% महिला सदस्य होने चाहिए। देश की 50% आबादी महिलाओं की है। उनके प्रतिनिधित्व के लिए कम से कम 1/3 स्थान उन्हें मिलना चाहिए। प्रश्न 4 है दबाव समूह किस प्रकार की समस्याओं पर काम करता है? तो उत्तर है ये दबाव समूह स्थानीय स्तर की समस्याओं पर कार्य करता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण रोकना, सड़क निर्माण, स्वच्छता आदि। प्रश्न है महिला दबाव समूह मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? उत्तर है ये महिला दबाव समूह पारिवारिक समस्या, दहेज, बलात्कार आदि से निराकरण के कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कब और क्यों वृद्धि हुई है? तो उत्तर है ये सन 1889 में संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन के आधार पर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एकाएक वयस्क मताधिकार की आयु घटाने से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रश्न अगला हमारे देश में मतदान का प्रतिशत कम ज्यादा क्यों होता रहता है? तो उत्तर है बच्चों मतदाता की स्थिति देश में हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इसके कारण निम्नलिखित। नंबर 1 है देश व्याप्त खतरे की आशंका का मतदान पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 पिछले उम्मीदवारी की नीतियों से प्रभावित जनमानस परिवर्तन चाहता है। नंबर 3 सरकार के कामकाज और वायदे के से उत्पन्न असंतोष का मतदान पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 जब मूलभूत परिवर्तन की चाह होती है तभी मतदान अधिक प्रभावित होता है। यह माना जाता है कि जातिवाद मतदान को प्रभावित करता है। इसके संबंध में विचार लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये भारत के कुछ भागों में आज भी जातिवाद चुनाव का आधार है। इस जातिवाद से
मतदाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार है। नंबर 1, जाति विशेष के लोगों को ही शासन में लाना चाहते हैं। नंबर 2, अयोग्य व्यक्ति भी जातिवाद के कारण प्रशासन के पद में चला जाता है। नंबर 3, समुदाय विशेष के हितों का ध्यान रखा जाता है जो अव्यवस्था का आधार बनता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को कम स्थान क्यों देते हैं? तो उत्तर है, यद्यपि प्रजातंत्र सर्वांगीण विकास पर आधारित है, किंतु कुछ राजनीतिक दल अपने महिला उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करना नहीं चाहते। इसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, उस क्षेत्र की महिलाओं की राजनीतिक कार्य में रुचि कम होना। नंबर 2, महिला उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार अनुकूल न हो पाना। नंबर 3 है, सुरक्षा के पर्यावरण साधन न होना। नंबर 4 है, महिला उम्मीदवारों के विचार की स्वतंत्रता कम होना। प्रश्न है, हमारे क्षेत्र में मीडिया ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य की जो सरकार का ध्यान आकर्षित किया है? तो उत्तर है, हमारे क्षेत्र में मीडिया ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो मांगे रखी वे इस प्रकार है। नंबर 1 है, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक। नंबर 2, यातायात समस्या का निराकरण। नंबर 3, रास्तों का पुनर्निर्माण। और नंबर 4 है, स्वच्छता रखना। नंबर 5, पेयजल की पूर्ति करना। महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या में मतदान का प्रतिशत किसका और क्यों कम होता है? तो ये उत्तर है बच्चों, ये थोड़ा बड़ा है उत्तर, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मतदान जब प्रतिशत निकाला जाता है तो महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से लगभग 10% ही कम रहता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी महिला साक्षरता की दर कम है, इसलिए वे मतदान के प्रति रुचि कम रखती है। नंबर 2, कुछ क्षेत्रों में महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति आज भी जागरूकता नहीं है, वे शासन के कार्यों को अपने हितों से अलग समझती हैं। नंबर 3 है, महिलाओं का मतदान में जाना परिवार के लोगों को कभी कहीं आवश्यक नहीं समझते हैं, मतलब परिवार के लोग भी कहीं कहीं आवश्यक नहीं समझते हैं। वे उपेक्षा पूर्ण व्यवहार के कारण महिला मतदाताओं का मतदान से रुझान कम हो जाता है। नंबर 4 है, आवागमन के सुलभ साधन न हो तो महिलाएं मतदान करने भी नहीं जाती हैं, जैसे पहाड़ी भाग, वनांचल भाग आदि। नंबर 5 है, परिवारवाद को प्राथमिकता। शासन के कार्यों के प्रति अरुचि का भी मतदान पर प्रभाव पड़ता है, यानी परिवार नहीं चाहता है कि महिलाएं जाएं वहां पर खड़ी होना। चलिए आगे देखते हैं, लोकतंत्र में संगठन की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर है बच्चों, लोकतंत्र की सफलता का आधार संगठन है। जब संगठित होकर किसी मुद्दे पर चर्चा किया जाता है तो सरकार पर उसका प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संगठन, शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन, महिला एवं बाल विकास संगठन, ये ऐसे हथियार हैं जो अपने संगठन के माध्यम से शासन के हितों की पूर्ति करवा सकते हैं। इनकी आवश्यकता के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, इनमें सामूहिक हित की भावना होती है। नंबर 2, एक निश्चित नीति को बनाकर चलते हैं। नंबर 3, जन जागरूकता का कार्य करते हैं। नंबर 4, संगठन में जनता की शक्ति निहित होती है। नंबर 5, ये संगठन शासन के कार्यों, नीति और उद्देश्यों को क्रियान्वित करने में भी सहायक होते हैं। कौन कौन से संगठन जन प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं? तो उत्तर है बच्चों, लोकतंत्र में संगठन ही जनता के समस्याओं का निराकरण करते हैं। संघे शक्ति कलियुगे, यानी संघ की शक्ति ही इस कलयुग में अच्छी शक्ति है की अवधारणा को लेकर के चले जाने वाले प्रतिनिधि संगठन इस प्रकार है। नंबर 1, राजनीतिक दल। नंबर 2, पर्यावरणीय संगठन। नंबर 3, शिक्षक संगठन। नंबर 4, कर्मचारी संगठन। नंबर 5 है ट्रेड यूनियन। नंबर 6, पेंशनर संगठन। ये उपरोक्त मुख्य संगठन अपने अंतर्गत आने वाले जन समुदाय के हित के लिए शासन से आमने सामने वार्तालाप करते हैं तथा समस्याओं का समाधान व निराकरण भी करते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार भी है। प्रश्न है, स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ रहता है? उत्तर है, लोकसभा और विधानसभा की तुलना में स्थानीय निकायों के चुनाव कभी कभी 100% भी हो जाते हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, स्थानीय समस्याओं के निपटारों में जनता की रुचि अधिक रहती है। नंबर 2, इसमें क्षेत्रीय विकास की भावना बलवान होती है, प्रबल होती है। नंबर 3,
इसमें जनता और सरकार के बीच सीधा संबंध होता है, इसलिए सरकार की गतिविधियों का परिवर्तन जनता तत्काल व सीधे चाहती है। नंबर 4, स्थानीय सुधार कार्यों का लाभ सीधा जनता को मिलता है, इसलिए शासन के कार्यों में रुचि ली जाती है। नंबर 5, स्थानीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया स्थानीय कार्यों पर आधारित होती है, जिसका लाभ हानि के बारे में तत्काल जनता सोचती है। अगला है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार न हो तो क्या होगा। तो उत्तर है बच्चों ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार लोकतंत्र में जनता की सहभागिता का मुख्य आधार है। यदि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार न हो तो लोकतंत्र पर इसका प्रभाव निम्न प्रकार पड़ेगा। नंबर 1, जनता की शासन के कार्यों में रुचि समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, जनता का प्रतिनिधित्व न होने से जनहित के कार्यों में शासन विमुख होता जाएगा। नंबर 3 है अधिनायक तंत्र और तानाशाही को स्थान मिलेगा। नंबर 4, शासन में परिवर्तन की संभावनाएं समाप्त होती जाएंगी। नंबर 5, व्यस्क मताधिकार के अभाव में जनता की शासन से पकड़ समाप्त हो जाएगी। मतदाता प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है ये नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। संपूर्ण क्षेत्र में जितने प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है उनको आधार मानकर क्षेत्रों का परिसीमन करना। नंबर 2 है मतदाता सूची तैयार करना। मतदान के पूर्व मतदाता सूची तैयार करना, जनता को अवलोकन के लिए प्रस्तुत करना ताकि संशोधन किया जा सके। नंबर 3 है अधिसूचना का प्रकाश। चुनाव की तैयारी पूर्ण हो जाने पर निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करके तिथियों की घोषणा करना, नामांकन पत्र भरने, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी लेने व मतदान की तिथियों की घोषणा की जाती है। नंबर 4 है प्रत्याशियों का चयन। विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। निर्वाचन में निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं। नंबर 5 है चुनाव चिन्ह का आवंटन। सभी मान्य दलों के चुनाव चिन्ह प्रदान करना ताकि बिना पढ़ा लिखा मतदाता भी संबंधित दल को आसानी से पहचान कर मतदान करता है। चिन्ह प्रदान करना आयोग करती है। चुनाव अभियान विभिन्न दल व निर्दलीय प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार के कई माध्यम जैसे सभाएं, भाषण, जुलूस, पोस्टर, पर्चे बांटना, इलेक्ट्रॉनिक प्रचार साधनों द्वारा जानकारी देना। अगला है मतदान एवं मतों की गिनती परिणाम। निर्धारित तिथि को निर्धारित समय अवधि में ईवीएम की मदद से मतदान व तत्पश्चात मतों की गिनती व परिणाम की घोषणा की जाती है। यह सभी कार्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में संपन्न किया जाता है। मतलब कार्य ही निर्वाचन आयोग का ही होता है बच्चों। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को बच्चों कैसा लग रहा है और मुझे और क्या बना करके भेजना है इसका वीडियो बनाएंगे। उसके आधार पर ही मैं वीडियो अपना बना करके भेजता रहता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इसका ये लाभ उठा सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और इसका फायदा आप लोगों को तुरंत पहुंच सके। थैंक यू, हैव नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।